राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में हम पटवार मॉक नंबर 20 जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या उनका सॉल्यूशन था, क्या उसका सही उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं आज की सेशन में। और आज के सेशन में जब हम बढ़ेंगे आगे तो मॉक नंबर 20 में जो पहला क्वेश्चन था वो पहला क्वेश्चन ही किससे था, तो प्रॉफिट और लॉस से था। और प्रॉफिट और लॉस का भी बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था। आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी 400 रुपये प्रति बोरे की दर से अनाज की 60 बोरियां खरीदता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 60 बोरियां है उसको वह खरीदता है और जिसमें से हर एक बोरी का जो प्राइस है वह कितना है, 400 है। तो आप क्वेश्चन में देखते ही ये कह सकते हो कि सर अगर मैं बात करूं क्रय मूल्य की तो क्रय मूल्य 400 रुपया है हर एक बोरी का। मतलब प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है, 400। आगे क्या कह रहा है, यदि वह 18 बोरी को 18% लाभ, सॉरी 8% लाभ पर तथा 60 बोरियों पर कुल 64.16.4% का लाभ होता है तो उसे शेष बोरियों किस दर पर बेचनी चाहिए। कहना क्या चाह रहा है समझना कि टोटल 60 बोरे की बात हो रही है, 60 वस्तु की बात हो रही है। 60 में से अगर 18 वस्तु की बात करें तो उस 18 वस्तु पर उसको प्रॉफिट होता है और वह प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है, सर 8% का होता है। तो अगर 60 में से, सुनना मेरी बात, 60 में से मैंने 18 वस्तु पे 18% का प्रॉफिट लिया तो अब वस्तु बचे कितने, तो आपने कहा कि सर 42 वस्तु बच गए। और इस 42 वस्तु पर कितने का प्रॉफिट है या लॉस है ये हमें पता नहीं है। लेकिन साथ साथ में ये कह रहा है कि अगर कंबाइंड में 60 वस्तु की बात करूं या 60 बोरियों की बात करूं तो उस पर जो टोटल प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट कितने का है सर, तो 16.4% का है। बोलो हाँ या ना। ये आपसे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मिश्रण के अंदर आपने ये चीज सीखा है कि सर एक वैल्यू पता है, ये दूसरा वैल्यू निकालना है, दोनों का कंबाइंड वैल्यू पता है और साथ साथ में ये किस रेशियो में है ये भी पता है। तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, बोलोगे जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, इनका रेशियो क्या होगा, तो भैया जो बोरियों की संख्या होगी उनका ही रेशियो। तो बताओ यह 18, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, यह कितने वस्तु की बात हो रही है, तो आप कहोगे सर यहां तो 18 बोरियों की बात हो रही है और यहां कितने बोरियों की बात हो रही है, 42। तो अगर मैं इसको काटूं तो आपने कहा सर ये 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और यह 6 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो आपने कहा कि जो बोरियों की संख्या है उनका रेशियो क्या चलेगा, 3:7। क्लियर है यहां तक बातें। अब क्या करना है, तो आपको पता है कि मिश्रण लगाने का तरीका क्या होता है कि यहां जो वैल्यू होता है उसमें से इस वैल्यू को घटाते हैं तो यहां लिखते हैं और इसमें से इस वैल्यू को घटाते हैं तो यहां लिखते हैं। ये वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं कि भैया इस 42 बोरे पे प्रॉफिट है या लॉस है। अगर ये बात पता चल जाए तो मैं बता ही सकता हूं ना कि शेष बोरियों को कितने की दर से बेचा है, मतलब शेष बोरियों में से प्रत्येक का क्या है, एसपी क्या है, ये मैं बता देता। पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि यह मान क्या है। तो मुझे बताओ जो भी मान होगा इसमें से इसको घटा कर ये आएगा और इसमें से जब इसको घटाएंगे 16.4 में से अगर मैं 8 घटाऊं तो आपने कहा सर बचेगा कितना, 8.4। हाँ या ना। इसमें से ये वैल्यू घटाने पर ये आएगा। अब मुझे एक चीज और बताओ, यहां रेशियो कितना है, 7, यहां परसेंटेज में वैल्यू कितना है, तो आपने कहा 8.4। 7 का यह कितना गुना हो रहा है, तो सर 1.2 गुना। तो ये वैल्यू भी क्या होगा, 1.2 गुना। तो जैसे ही 1.2 का गुना करोगे तो यह वैल्यू कितना बनेगा, 3.6%। मतलब यहां पे ऐसा क्या वैल्यू लिया जाए जिसमें से इसको घटाएं तो 3.6, तो आप कहोगे सर 20%। बोलो हाँ या ना। कि अगर यहाँ पे 20% लिया जाए तो 20 में से 16.4 घटाऊंगा तो 3.6 आ जाएगा। मतलब मुझे पता चल गया कि 18 बोरी पे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 8% का। इस 42 बोरी पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि जो शेष बोरी है, शेष कौन सी, तो सर ये इस 42 बोरियों की बात कर रहा है, उनका विक्रय मूल्य क्या होगा। और यहां पे भी ये कह रहा है शेष बोरियों को किस दर से बेचना है। किस दर का मतलब हर एक बोरी का आपसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। तो मुझे एक बात बताओ, क्रय मूल्य मुझे पहले से कितना पता है, 400।
और इन शेष बोरी पर मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर 20% का। तो इन शेष बोरियों को मैं बेचूंगा कितने रुपए के हिसाब से, तो मैंने कहा 400 में 20% बढ़ा दीजिए और बटा क्या करिए 100। 400 गुना 120 बटा 100। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 चौका 48, कहने का मतलब 480 रुपए प्रत्येक बोरे के हिसाब से वो क्या करेगा, बेचेगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही क्या करेक्ट उत्तर। क्लियर है, ये सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ध्यान रखना कि यहां हर एक बोरी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसीलिए मैंने एक बोरी का विक्रय मूल्य निकाला 480। कंप्लीट का पूछता तो यहां 42 बोरियों का निकालना पड़ता। क्लियर है, मतलब 42 का गुना करना पड़ता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, लॉजिक को अच्छे से समझना। कह रहा है एक कार्य का क्रय मूल्य कितना है 1,50,000, इसे एक्स ने 5% के लाभ पर वाई को क्या किया, बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 1% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। तो क्या कह रहा है, पूरे लेन देन में एक्स का लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब यह है कि मान लो मैं एक्स नाम का व्यक्ति हूं, मैंने 5% का प्रॉफिट लेकर वाई को बेच दिया। अब वाई ने क्या किया, वापस मुझे बेच दिया, लेकिन कितने परसेंट का लॉस लेकर, 1% का लॉस लेकर। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक्स को कितने का लाभ हुआ, यह आपको बताना है। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, अब एक एक करके सुनना, चीजें क्लियर करना। अभी मैं एक्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एक्स व्यक्ति की बात कर रहा हूं। कि अगर मैं बोलूं कि एक्स ने कार कितने में खरीदा था, तो आपने कहा 1,50,000 में, 1,50,000 में कार को क्या करा, खरीदा था। ठीक है सर, कितने परसेंट का लाभ लिया, सर 5% का प्रॉफिट लिया। सर कितने परसेंट का, 5% का प्रॉफिट लिया। और 5% का प्रॉफिट लेकर एक्स ने क्या किया, इसको बेच दिया। एक्स ने क्या किया, इसको बेच दिया। मतलब ये एक्स का क्रय मूल्य है, और जितने में बेचेगा वो एक्स का क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो कितने में बेचेगा, तो जरा मुझे एक बात बताओ, 1,50,000 में 5% बढ़ाकर बेचेगा, लाभ हुआ है तो मुझे बताओ 1,50,000 का 10% कितना होगा, 15,000, और 15,000 का भी आधा कर दोगे तो आपने कहा 7,500। मतलब जितने में भी खरीदा था उसमें 7,500 बढ़ा देगा, तो 1,50,000 में 7,500 आप बढ़ाकर बेचोगे तो आप बेचोगे कितने में, 1,57,500। खरीदा एक्स कितने में था, 1,50,000 में, बेचा उसको कितने में, 1,57,500 में। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने किसको बेचा, एक्स को। तो मैंने बेचा कितने में, 1,57,500, तो उसने खरीदा भी कितने में होगा, 1,57,500। इसका मतलब यही तो है कि यह एक्स के लिए तो विक्रय मूल्य है, लेकिन वाई के लिए क्या है सर, क्रय मूल्य है। ये वाई का तो क्या है, क्रय मूल्य, लेकिन एक्स का क्या है, विक्रय मूल्य। क्लियर है, मतलब एक्स ने इतने, सॉरी वाई ने इतने रुपए में क्या करा, खरीदा था। अब क्या कह रहा है, वाई ने इसको 1% की हानि पर वापस किसको बेच दिया, एक्स को। तो भैया वाई खरीदा कितने में था, 1,57,500। इसमें 1% का लॉस लिया, तो इस पूरे का 1% कितना होगा, तो आपने कहा सर 1,575। 1,575 अगर कम कर दूं तो वाई इसको बेचेगा कितने में, तो आपने कहा सर वाई इसको कितने में बेचेगा, 1,57,500 में से 1,575 कम कर दो। आपने कहा तो मैं 7,500 में से पहले 1,500 कम कर देता हूं, डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। अगर मैं 1,575 कम करूं तो आपने कहा सर ये 5 है, और ये अपना कितना बनेगा, 14 में से 7 गया 7, और ये 14, 14 में से 5 गया 9, और यह वैल्यू कितना 5। तो आपने कहा 1, 5, 5, 9, 7 में क्या किया, बेच दिया। मैंने क्या किया, तो मैंने सिंपल सा इतना काम किया, 1,57,500 का 1% निकाला जो कि 1,575 था, 1,575 घटाया तो 1,55,975 आया। मतलब एक्स ने बेचा इतने में था, तो वाई ने खरीदा इतने में था। वाई इतने में खरीदकर 1% का लॉस लेकर इतने में क्या करा, बेच दिया। तो ये वाई का तो विक्रय मूल्य है, लेकिन यह बेचा वापस किसको, एक्स को, तो यह एक्स का क्या होगा, क्रय मूल्य। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है। देखो कहानी बस इतनी सी है कि मैंने आपको बेचा, आपने मुझे बेचा। अब सुनना मेरी बात को, मैंने 10 रुपए में बेचा तो आपने 10 में खरीदा।
मतलब मेरा जो विक्रय मूल्य वो आपका क्रय मूल्य, आपने मुझे जितने में बेचा मतलब आपका जो विक्रय मूल्य वो मेरा क्रय मूल्य, हाँ या ना। तो वही चीज यहां चल रहा है कि एक्स खरीदा इतने में, इतने का प्रॉफिट लेकर बेचा इतने में, तो एक्स का क्रय मूल्य ये है, एक्स का विक्रय मूल्य ये है। जो एक्स का विक्रय मूल्य वो वाई का क्रय मूल्य। अब वाई ने 1% का लॉस लेकर वापस एक्स को बेच दिया, तो वाई ने बेचा इतने में तो एक्स ने खरीदा इतने में। अब कहने का मतलब क्या है, तो पूरे कहानी को अब अच्छे से सुनना ये डेटा निकालने के बाद। एक्स पहले उस वस्तु को 1,50,000 में खरीदता था, अब उसी वस्तु को एक्स कितने में खरीद रहा है, तो 1,55,975 में। मतलब देखा जाए कि पहले इस कलम को मैं 10 रुपए में खरीद रहा था, अब वही कलम मैं 12 रुपए में खरीद रहा हूं, तो मुझे 2 रुपए का कहीं ना कहीं तो नुकसान है। कि पहले मैं जो वस्तु 10 की ला रहा था, अब वही वस्तु मैं कितने की खरीद के ला रहा हूं, 12 रुपए की, तो कहीं ना कहीं 2 रुपए का तो नुकसान है मुझे। तो वही चीज है, पहले सेम वस्तु वह 1.5 लाख का खरीद रहा था, अब सेम वस्तु 1,55,975 का खरीद रहा है, तो उसको जो नुकसान है वह नुकसान कितने का है, तो सर 5,975 का, इतने का नुकसान है। लेकिन हर बार वह वस्तु को बेच कितने में रहा है, सर 1,57,500, मतलब 7,500 का प्रॉफिट लेकर। इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक्स को 7,500 का प्रॉफिट तो हुआ था, लेकिन पहले 1,50,000 में खरीद रहा था, अब उसी वस्तु को वाई से 1,55,975 में खरीद रहा है, तो उसको नुकसान कितने का है, सर 5,975 का। लेकिन पूरे ट्रांजैक्शन पे उसको 7,500 रुपए का प्रॉफिट भी तो मिल रहा है, जो कि वो पहले ही कमा चुका है। तो इन दोनों का अंतर देखो कि एक्स कमा कितना चुका था, 7,500 रुपया पहले ही, अब एक्स को नुकसान कितने का हो गया, 5,975। तो इन दोनों को घटा दो, तो घटाने पर वैल्यू कितना बनेगा, 5 या कितना 7 या कितना 5 और या कितना 1। तो आपने कहा ओवरऑल अभी भी उसको इतने रुपए का क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल अभी भी उसको कितने का, 1,575 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए, बस लॉजिक को समझना था। लॉजिक क्या था कि पहले 1.5 लाख में खरीद रहा था उस वस्तु को, अब उसी वस्तु को 1,55,975 में खरीद रहा है, तो मतलब 5,975 रुपया तो पहले से नुकसान में चल रहा है। लेकिन जब वह वस्तु को बेचा था तो 7,500 रुपए का प्रॉफिट तो कमा रहा था हर बार। देखो 1.5 लाख में खरीद कर इतने में बेचा था तो 7,500 का प्रॉफिट तो कमा रहा था। मतलब एक्स की बात करनी है तो पूरे लेन देन में, इस पूरे लेन देन में एक्स को 7,500 का प्रॉफिट तो पहले चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, वही वस्तु वाई से खरीदने के कारण इतने का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल एक्स के पास बचा कितना, प्लस का 1,575, मतलब 1,575 क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। इतना बस आपको समझना था क्वेश्चन के अंदर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, तीसरा। क्या कह रहा है सर, 1,250 रुपए की राशि 4 वर्ष में 1,550 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। मतलब सर मूलधन कितने का है, 1,250 का, मिश्रधन कितने का है सर, 1,550 का। तो मैं पूछूं साधारण ब्याज कितने का होगा, तो आप कहोगे सर 1,550 का मिश्रधन है और 1,250 का मूलधन है, इनको घटा दे 300 रुपया। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब मुझे रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट। तो 300 रुपए का तो मेरे पास ब्याज है, गुना किसका करे, 100 का। मूलधन मेरे पास 1,250 है और समय कितना दिया हुआ है, 4 साल। निकाल लो सर, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 का पहाड़ा पढ़े ये 5 बार, 25 का पहाड़ा पढ़े ये 4 बार। सर ये 4 से 4 कट जाएगा और 5 से 30 को काट दोगे कितनी बार, 6 बार। तो 6% इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 6% इस क्वेश्चन का क्या है सर, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 500 रुपया 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या करता है, जमा करता है। दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्वता राशि ज्ञात कीजिए। मतलब दूसरे वर्ष के अंत में उसको टोटल कितना मिला। अब देखो कहानी कुछ ऐसा हुआ होगा, समझना कि सर पहले साल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर उसने बैंक में कितना जमा कर दिया, मान लो 500 रुपया जमा कर दिया। ऐसे समझ के चलो कि बैंक में उसने कितना जमा कर दिया, 500 जमा कर दिया, और हर साल उसको ब्याज कितने % का मिलेगा, 10% का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 500 रुपए साल के शुरुआत में जमा कर दिए, 10% का मुझे ब्याज मिलना है, तो मैं कहूंगा 500 का 10% कितना, 50 रुपया ब्याज मिलेगा।
तो मैं ऐसा कह सकता हूं सर 500 का 10%, कहने का मतलब 50 रुपया ब्याज मिला, तो अगर 1 साल बाद मैं पैसा लेना चाहूं तो टोटल मुझे कितना मिलेगा, तो 550 रुपये मिलेगा। ये तो मैंने मूलधन जमा किया था पहले साल की शुरुआत में, और अगर सर मैं पहले साल के अंत में बैंक वाले से पैसा लेना चाहूं तो मैं 550 रुपया ले सकता हूं। बोलोगे जी सर। अब हुआ क्या, अब दूसरे साल की बात करते हैं। कौन से साल की बात करते हैं, सेकेंड ईयर की बात करते हैं। पहले साल मैंने 500 जमा किया, हर साल के शुरुआत में मैं 500 जमा कर रहा हूं, मतलब दूसरे साल भी मैंने 500 जमा किया। लेकिन एक चीज बताओ, पहले साल जो मैंने 500 जमा किया था उसमें 10% का ब्याज लेकर मेरे पास टोटल धन कितना हो गया, 550। मतलब इस 550 पे भी दूसरे साल ब्याज मिलेगा, और 500 तो मैंने जमा कराए हैं, इस पे भी दूसरे साल ब्याज मिलेगा। मतलब दूसरे साल ब्याज मुझे किस किस पर मिलेगा, तो सर ये जो 500 मैंने जमा कराए वो, और पहले साल का जो मिश्रधन था 550 वो, इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो जोड़ने पर यह वैल्यू कितना बना, 1050। मतलब दूसरे साल मुझे 1050 पे भी 10% का ब्याज मिलेगा। बोलोगे जी सर। तो 1050 का 10% कितना होता है सर, 105। तो मैंने कहा 1050 में अगर मैंने 105 जोड़ा तो यह वैल्यू कितना बनेगा, 1155। अब मैं बोलूं कि दूसरे साल के अंत में मुझे कितना धन मिलेगा सामने वाले से, तो आप कहोगे सर 1155। और हमसे यही कह रहा था कि दूसरे वर्ष के अंत में हमें कितना धन मिलेगा, कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, तो आप कहोगे दूसरे साल के अंत में मुझे ऑप्शन नंबर सी 1155 रुपया टोटल मिलेगा। मान लो बोलता तीसरे साल के अंत में, तो आप कहते सर 2 साल के अंत तक तो इतना धन मिलेगा। मतलब अगर अगले साल वापस मैं 500 जमा कराऊंगा तो उस 500 पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 1155 पे भी ब्याज मिलेगा। तो दोनों को जोड़कर तीसरे साल के अंत का निकाल देते। बस इतनी सी कहानी कर सोचनी थी। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचा है, कोई फॉर्मूला नहीं सोचा। फॉर्मूले से चलते तो आप कहते कि हर साल के अंत में इसको ब्याज मिलना है, तो 500 पे पहले 1 साल का ब्याज निकालते और 500 पे फिर 2 साल का ब्याज निकालते और दोनों को जोड़ते तो आ जाता। क्लियर है। तो हमें इस तरीके से करना था, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा सर, 5वां। क्या कह रहा है, राजू अपनी आय का 10% और 20% क्रमशः परिवहन और भोजन पे खर्च करता है। परिवहन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट, और भोजन की बात करें तो फूड पे खर्च करता है। कह रहा है शेष आय का वह 30% कपड़ों पे खर्च करता है और वह अपनी शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत कितनी है, तो सर 26,460। तो बताए भोजन और कपड़ों पर उसने कुल कितना व्यय किया। तो देखो सिंपल सा तरीका है, मुझे नहीं पता राजू की इनकम क्या है, राजू ही तो है जी सर, राजू की इनकम नहीं पता। मैंने मान लिया कि राजू की इनकम 100 थी। सुनना मेरी बात को अच्छे से, एक एक करके। अब मैंने क्या किया, 100 रुपये अगर मैं कमाता हूं, मैं राजू हूं, तो मैंने क्या किया, 10% और 20%। सुनना मेरी बात, 10% और प्लस कितना, 20%। यह टोटल कितना हो गया, 30%। मैंने किस पे खर्च किया, तो सर 10% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया और इस 20% को मैंने फूड पे खर्च किया। तो मैंने 100 में से 10% और 20% टोटल 30% खर्च कर लिया। अब क्या कर मेरे पास बचा, तो मैंने 30% खर्च कर लिया, तो बचा कितना सर, 70। बचा कितना, 70। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि राजू ने अपनी आय का 10% और 20% परिवहन और भोजन पे खर्च किया। तो मैंने भी माना आय 100 का 10% किस पे, ट्रांसपोर्ट पे, और 20% किस पे, भोजन पे। तो टोटल मैंने कितना खर्च कर दिया, ये 30%। तो मेरे पास बचत कितने की हो गई, अब 70 की। अगले लाइन में क्या कह रहा है, जो भी बच गया है उसका 30% किस पे खर्च करता है, कपड़े पर। मतलब बचा कितना था मेरे पास, तो बचा 70 था। अब इस 70 में से मैंने क्या किया, 30% कपड़े पे खर्च कर दिया। किस पे खर्च कर दिया सर, कपड़े पे, क्लॉथ पे कर दिया। तो मुझे बताओ 70 का 30% कितना होगा, तो साहब 21 होगा। तो अब मेरे पास कितना बच जाएगा, तो आपने कहा 49 बच जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। कि 70 का मैंने 30% कपड़े पे खर्च किया, 70 का 30% 21, तो 70 में से 21 घटाया तो 49 बचा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी 49 का मान कितना है, 26460। यही तो कह रहा है, अपनी आय का शेष आय, सॉरी, वह अपनी शेष आय को क्या करता है, बचत। जो शेष आय है उसको क्या कर लिया, बचा लिया। तो उसके पास कितना बचा, 26,460। तो आपके पास कितना बचा फाइनली, 49। 49 किसके बराबर, तो 26,460 के बराबर।
क्लियर है ये बातें? अब क्या करो, इनको काट लो। मुझे बताओ यह 7 से कितनी बार? 7 बार। इसको मैंने काटा, 7 तिरी कितना? 21। कितना बचेगा? 5 और 4, तो 7 सते कितना? 49, और 7 अठू कितना? 56, और ये 0। वापस इसको 7 से काट दो। मुझे बताओ 7 पंचे 35, हाँ या ना? और 7 चौका 28, और ये 0, 540 बार। मतलब 49 से यह वैल्यू कितनी बार कटा? 540 बार। तो एक का मान कितना आया? 540। प्रत्येक का मान कितना आया? 540। अब जो भी पूछा जाए उसमें 540 का गुना। पूछा क्या गया? भोजन पर और कपड़ों पर कुल व्यय का कितना खर्च हुआ? तो मुझे बताओ, भोजन पर तुमने कितना खर्च किया? 20। कपड़े पे तुमने कितना खर्च किया? 21। तो टोटल अगर मैं फूड की बात करूं और कपड़े की बात करूं तो इस पे आपने खर्च कितना कर दिया? तो साहब आप कहोगे 20 और 21, 41 खर्च कर दिया। और रेशियो का मान कितना है? 540। तो 41 गुना 540। सर जीरो तो होगा ही होगा। अब 41 का 5 गुना कर दो सर, 205, और एक जीरो बैठा दो। फिर 41 का 4 गुना कर दो तो 4, और 4 चौका कितना? 16, 164। अब मैंने इनको जोड़ा सर, ये 4, ये 1, ये 2 और ये 2। मतलब 41 गुना 54 कितना होगा? 2214, और 2214 पे एक जीरो बैठा दिया। तो आपने कहा टोटल खर्च कितने का हो गया फूड और क्लॉथ पे? तो 22,140। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए एक बार पूरी क्लास। आप चाहते, मान लो आपसे क्वेश्चन है पूछता उसकी इनकम क्या है, तो 100 से गुना कर देते। मान लो आपसे पूछता ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया, तो 540 गुना 10 कर देते। जो पूछेगा उसके बाद रेशियो के मान से गुना कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। कह रहा पेट्रोल की कीमत में 7% की क्या हुई? वृद्धि। तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए कि पेट्रोल का व्यय अपरिवर्तित रहे? मतलब टोटल खर्चा क्या हो? फिक्स हो, कांस्टेंट हो। तो मैंने पढ़ाया था कि प्राइस में अगर कंजप्शन का गुना करे तो एक्सपेंडिचर आएगा, टोटल खर्च आएगा। लेकिन अगर ये खर्च मेरा क्या है? फिक्स है, स्थिर है, कांस्टेंट है, तो मैं क्या कहूंगा? प्राइस का रेशियो का उल्टा क्या होगा? कंजप्शन। और कंजप्शन के उल्टा का रेशियो क्या होगा? प्राइस। मतलब मूल्य का उल्टा खपत, खपत का उल्टा मूल्य। तो अगर मैं मूल्य की बात करूं, मैंने माना कि पहले मूल्य 100 था, तो अब 7% बढ़कर कितना हो गया? 107। बोलो हाँ या ना? तो मूल्य का रेशियो का जस्ट उल्टा क्या होगा? खपत। तो खपत क्या होगा? 107 से 100। तो मुझे बताओ खपत में कितने की कमी आई? तो आपने कहा सर 7 की कमी आई। खपत में कितने की कमी आई? सर 7 की कमी आई। कितने में सर? 107 में। और गुना किसका? 100 का। तो आपने कहा सर 700 बटा 107% इसका आंसर। और इनको सरल कर लो तो नीचे तो 107 लिखो। बताओ 107 से कितनी बार कटेगा? साफ साफ दिख रहा है 6 बार, क्योंकि 7 बार तो 700 से ज्यादा होगा। 6 बार कितना होगा? 642। अरे बोलो हाँ या ना? तो आपने कहा सर ये 6 बार कटा, ऊपर कितना बच गया? 58। तो सही उत्तर क्या होगा? खपत में कितने % की कमी करनी होगी? तो 6 सही 58 बटा 107% की कमी करनी होगी। और ये चीज कब लागू होता है? जब आपका टोटल खर्चा क्या होता है? फिक्स। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कराए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दो, किनारे का मतलब प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 10% बढ़ा दूं तो पहले भुजा मैंने 100 रखा, तो 10 बढ़कर अब कितना होगा? 110। मतलब भुजा का रेशियो कितना होगा? 10 और 1 11। 10 और 1 11। ये भुजा का रेशियो। पहले भुजा का रेशियो 10 था, बाद में 10% बढ़ा तो 11 हो गया। अब क्या कह रहा है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे एक बात बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया आपने क्या पढ़ा है? 6a², 6 गुना भुजा स्क्वायर। और रेशियो में इस कांस्टेंट मान का कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कट ही जाना है अनुपात में। तो मान किसका फर्क पड़ेगा? तो सर जो कांस्टेंट नहीं है। तो यहां देखो भुजा कितनी बार है? 2 बार। तो आपको कुछ नहीं करना, एरिया निकालने के लिए भुजा का वर्ग करना है। 10 का वर्ग और 11 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना आया? 100। 11 का वर्ग कितना आया? 121। हमसे पूछा कितने % की वृद्धि हुई, तो 100 में 21 बढ़ा, मतलब 21% की क्या हो गई? वृद्धि। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है ये बातें?
इसी तरीके से मैंने आपको समझाया था, चाहे क्षेत्रफल का पूछे चाहे आयतन का पूछे, फॉर्मूला पता है, बस देखो कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको हटा दो, बाकी देखो कौन से मान को कैसे लिखना है। जैसे 6 को हटा दिया तो क्या बचा, भुजा, भुजा का वर्ग करना था तो मैंने भी वर्ग करके एरिया का रेशियो निकाल दिया और यहां से परसेंटेज बता दिया। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप कितना है, 28 है, सुनना मेरी बात को, और आंतरिक त्रिज्या कितनी है सर, 3.5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। बताओ, जब मैंने आपको त्रिभुज पढ़ाया था तो मैंने कहा था दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसके अंदर एक वृत्त का निर्माण हो जाए, एक सर्कल का निर्माण हो जाए, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। क्या कहा था कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, ये इसमें कोई नाम नहीं देना पड़ेगा कि समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसके अंदर वृत्त हो तो मुझे एक बात बताओ, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होंगी, आर। और अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्या होगा, भुजा। तो यहां पे आप हमेशा ध्यान रखना कि त्रिज्या का जो मान होता है, कब जब वृत्त अंदर है किसके, त्रिभुज के, तो वह हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। त्रिज्या किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। ये क्या है सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये क्या है सर, अर्ध परिमाप। ये क्या है सर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप समझते हो, परिमाप का आधा। और ये क्या है सर, त्रिज्या। कौन से वाले केस में, जब इन सर्कल बने तब, अंदर की तरफ सर्कल बने तब किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बाहर भी होता है, बोलो हाँ या ना, वो भी आपको समझा रखा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में किसका किसका मान दिया है, तो सर आंतरिक त्रिज्या दिया है 3.5, मुझे एरिया निकालना है त्रिभुज का, और परिमाप कितना है सर, 24 है। परिमाप कितना है सर, 24 है, जबकि यहां अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, तो परिमाप का आधा कितना हो जाएगा, 14, 28 का आधा 14। तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो आपने कहा सर 3.5 में किसका गुना, 14 का। मुझे बताओ, डायरेक्ट भी कर लो, 14 तिया 42 और 14 का आधा कितना, 7, तो आपने कहा सर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इस त्रिभुज का एरिया। 49, जो कि ऑप्शन में कहाँ है, मैंने सही किया था, 14 तिया 42 और 14 पंचे 70, 49 होगा, जो कि यहां मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूं, ये सही कर लो, ऑप्शन नंबर डी सही कर लो। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है ये बात है, बस ये चीज आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू बैठाते और आंसर ले आते। पता नहीं होता तो फिर कंस्ट्रक्शन करते, हाँ या ना, यहां से यहां लाइन खींचते, यहां से यहां, यहां से यहां, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते, लंबा चौड़ा टाइम लग जाता। ठीक है भैया, तो सही उत्तर क्या होगा, 49। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है, तो सरलीकरण का है। देखो करना क्या है, तो सिंपल क्या कह रहा है, 32 में 4 का भाग लगाइए, -5 गुना 8 और भाग कितना, 3 बटा 5 गुना 3 -6 प्लस कितना, 3। तो मुझे एक बात बताओ, 32 में मैं 4 का भाग लगाऊं, 4 से काट दूं, कितनी बार सर, 8 बार। माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5 लिखा, गुना क्या लिखा, 8। और इस भाग को मैं गुना में बदल लेता हूं, लेकिन इसके जस्ट बाद वाली संख्या को उल्टा कर दूंगा तो 3 का उल्टा 1/3। नीचे अपना क्या चल रहा है, तो सर 5 तिया 15 माइनस क्या, तो ये ब्रैकेट में है तो इनको जोड़ लो, 6 और 3 9। आगे मैं इनको सरल कर देता हूं, मुझे बताओ 3 का गुना इधर कर दोगे तो 8 3 24 माइनस, और ये 8 पंचे कितना, 40। सर 8 पंचे कितना, 40 बटा क्या इनके 3, और इन सब के बटे में क्या चल रहा है, 15 - 9, कहने का मतलब 6। मतलब ये बटे में 6 यहीं लिख दें। क्या यहां तक कहानी क्लियर है, क्या यहां तक कहानी क्लियर है। मैंने क्या किया, मैंने इनको गुना किया, 8 पंचे 40, तो मैंने कहा 8 - 40/3। फिर मैंने कहा 8 3 24 - 40/3, बटे में ये भी था 15 - 9 कितना, 6, तो उसको भी लिख दिया। अब इनको सरल कर लो, मुझे बताओ यह वैल्यू कितना होगा, माइनस का 16 और नीचे क्या होगा, प्लस का 18। इनको अगर मैं काट दूंगा तो 2 से तो कितनी बार, 8 बार, और 2 से कितनी बार, 9 बार। तो -8/9 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर कितना है सर, 7 है।
साथ साथ में कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30 है। तो मुझे त्रिभुज का क्या बताना है, परिमाप। देखो क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो मैंने भी एक समकोण त्रिभुज बनाया। मुझे पता है कि सर ये लंब है, ये आधार है, तो यह क्या होगा, कर्ण होगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि लंब और आधार को जब मैं घटाऊं तो यह कितना है, 7 है। साथ साथ में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, 30 है। अब सबको पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुना लंब गुना आधार और बराबर में क्या, क्षेत्रफल। तो यहां से अगर मैं बस इस वाले की बात करूं, यहां से मैं अगर लंब गुना आधार निकालूं तो आप कहोगे 2 भाग में, इधर गुना में, कहने का मतलब कितना आएगा, 60। मतलब मुझे यह पता चल गया कि लंब का और आधार का अंतर तो 7 है, लेकिन इनका जब गुना करेंगे तो ये 60 है, कहने का मतलब 60 है। अब यहां के बाद कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल सोचना है कि ऐसे कौन सी दो संख्या ले जिनको गुना करने पे तो 60 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो आपने कहा कि अगर मैंने 12 और 5 ले लिया, 12 और 5, तो मैं 12 में 5 का गुना करूं तो 60 आ जाएगा, और 12 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो 7 आ जाएगा। मतलब वह दो नंबर कौन कौन से लेने हैं, 12 और 5। तो यहां से आपने डिसाइड कर लिया कि लंब तो 12 और आधार कितना साहब, 5। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है, क्लियर है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज का क्या ज्ञात करें, परिमाप। और परिमाप निकालने का मतलब तीनों भुजा पता होना चाहिए, मतलब मुझे कर्ण भी पता करना पड़ेगा। और मुझे एक चीज और बताओ, 7 और 12 से कुछ याद आ रहा है, ट्रिपलेट कौन सा बनेगा, 13। 7 12 और 13 डायरेक्ट पढ़ा रखा है, डायरेक्ट याद भी करवा रखा है। पूरी ट्रिपलेट में 16 ट्रिपलेट टोटल पढ़ाए हैं, जिसमें से एक ट्रिपलेट क्या था, 7 12 और 13। तो आपने क्या कहा, ये 5 12 और 13, 7 नहीं, 5 12 और क्या, 13, 7 नहीं, गलती से लिख दिया था मैंने, 5 12 और कौन सा, 13। तो आपने कहा एक भुजा 5 एक भुजा 12, तो तीसरा 13 होना ही है क्योंकि एक ट्रिपलेट है। तो आपने कहा यह 5 यह 12, तो इसको कितना दे दे, 13। अब मुझसे परिमाप पूछा, तो परिमाप के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ो, किनको किनको, तो इनको इनको इनको। तो बताओ 13 और 12 कितना, 25। 25 में 5 जोड़ दोगे कितना, 30। तो आपने कहा सर 12 + 13 + 5 टोटल कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, परिमाप, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। कह रहा है एक घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दो। किनारा मतलब भुजा, ठीक है सर, बढ़ा देते हैं। अगर पहले भुजा 100 तो अब बढ़कर 150। अगर इनको काटा पीटी कर दे तो 50 से 2 बार, 50 से 3 बार। ये भुजा का रेशियो पहले का और अब का, बढ़ने के बाद का। तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मुझे बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालते हो, टोटल सरफेस एरिया। तो वही चीज 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 से कोई मतलब नहीं है, भुजा का स्क्वायर हो रहा है, तो एरिया के लिए भी इनका स्क्वायर करें। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो बताओ पहले से क्षेत्रफल कितना बढ़ा, 5। और कितने में सर, 4 में। परसेंट में पूछा तो गुना 100। 4 से कितनी बार, 25 बार, 25 गुना 5, 125%। 125% की क्या होगी वृद्धि, किसमें, क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, देख लो। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं W X Y Z, ये आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, समझ गए ना। ये W, ये W, ये X, ये Y और ये Z, ये बढ़ते क्रम में है। अगर ये बढ़ते क्रम में है तो इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी संख्या Z होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, W होगी। ये भी समझ में आ गया होगा, बोलोगे जी सर। आगे क्या कह रहा है, सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है। सबसे छोटी 3 संख्या कौन कौन होंगी, भैया मैं कलर कर रहा हूं चेंज। तो आपने कहा सर यह तीनों होंगी, हाँ या ना। मतलब W + X + Y बटा 3 करे तो इनका एवरेज निकलेगा। और इसका मान कितना दिया है, क्वेश्चन में 22 दिया है। तो इसका मतलब यही तो है, W + X + Y का मान 22 दिया 66 है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है ये बातें। 22 दिया क्या है सर, 66 है, ठीक है।
अगले लाइन में क्या कह रहा है, सबसे बड़ी तीन संख्या। अरे सबसे बड़ी तीन संख्या कौन दिख रही है, तो आप कहोगे सर मुझे दिख रहा है ये तीनों, हाँ या ना, ये तीनों। तो मुझे एक बात बताओ, कौन से तीनों का, x का प्लस y का प्लस z का जोड़कर इसमें 3 का भाग लगाएं तो इन तीनों का एवरेज आएगा, और इन तीनों का एवरेज क्वेश्चन में कितना है 28। तो मैं यहां से x प्लस वाई प्लस z निकालूं तो 28 का 3 गुना 87 होगा। बोलो हाँ या ना, सॉरी 84 होगा ना, 28 का 3 गुना कितना 84। क्लियर है, मतलब मुझे यह पता चल गया कि स्टार्टिंग के 3 को जोड़े तो 66 आएगा, लास्ट के 3 को जोड़े तो 84 आएगा, ये मुझे पता चल गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डेटा की सीमा ज्ञात करे, कहने का मतलब डेटा का रेंज, हिंदी में इसको सीमा नहीं, इसको क्या कहेंगे परास या फिर परिसर, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो डेटा का हमें क्या निकालना है, रेंज, और रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उनको घटा लेते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, वही उस डेटा का क्या होता है, रेंज। तो मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है सर, z है, सबसे छोटी संख्या क्या है, w है, मतलब मुझे z माइनस डब्ल्यू चाहिए। अब मुझे बताओ इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं, इसमें से इसको घटा दूं, तो 84 में से 66 घटा दूं तो 12 आएगा, बोलोगे जी सर। और इसमें से इसको घटाया, जिसको घटाएंगे उसका चिन्ह माइनस का, तो सर x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो z माइनस क्या बचेगा, w। और जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर होता है वही मेरा परास होता है, वही मेरा क्या होता है, रेंज। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है नहीं, तो इसको सही कर लो। एक बार मैं चेक कर लूं, मैंने घटाया सही है ना, 14 में से 6 घटाओगे 8, और ये कितना 18, सॉरी सही कर लो, घटाया गलत था, यह कितना होगा 18। 84 में से 66 घटाना, तो 14 में से 6 घटाया कितना 8, और 7 में से 6 घटाया कितना 1। तो आपने कहा सर z माइनस डब्ल्यू कितना आया 18, और जो z माइनस डब्ल्यू है मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाना, यही मेरा क्या कहलाता है, परास, और यही इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेंज। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 18 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है ये बातें। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रेंज और परास कहे तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसकी 12 सेंटीमीटर की लंबाई की 25% और 50% है, तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहना क्या चाह रहा है कि एक घनाभ है जिसके लंबाई की बात करें और सॉरी चौड़ाई की बात करें और ऊंचाई की बात करें, तो यह लंबाई जो कि कितना है 12 है, इसका कितना परसेंट चौड़ाई है, तो 25%। तो 12 का 25%, या मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं कि मान लो मैंने कहा कि लंबाई कितना है 100 है, तो 100 का 25% कितना होगा 25, और 100 का 50% कितना होगा 50। यही तो कहना चाह रहा था कि जो भी लंबाई है उसका 25% निकाल दो तो चौड़ाई आएगा, और उसका 50% निकाल दो तो ऊंचाई आएगा। तो आपने कहा मैंने लंबाई 100 माना, तो 100 का 25% चौड़ाई और 100 का 50% ऊंचाई। इनको अब मैं अगर सरल कर लूं तो मुझे एक बात बताओ, यह 25 से 4 बार, यह 25 से 1 बार, और यह 25 से कितनी बार, 2 बार। क्वेश्चन में इसका मान कितना दिया है सर, 12 दिया है, तो यह कितना गुना, 3 गुना, तो यह भी कितना गुना, 3 गुना, कहने का मतलब यह 3, और यह भी कितना गुना, 3 गुना, कहने का मतलब 6। मतलब यहां से मुझे यह पता चल गया कि 12 लंबाई है, 3 चौड़ाई है, और 6 क्या है, ऊंचाई है। पूछ क्या रहा है, तो हमसे बोला है टोटल सरफेस एरिया, जो कि क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुना लंबाई, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस क्या, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और प्लस क्या, लंबाई गुना ऊंचाई। तो यहां 2 का 2 रहने दो, मुझे बताओ लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 12 गुना 3, 12 तिया 36, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब 6 तिरी 18, और प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, सॉरी ऊंचाई। तो आपने कहा सर 6 गुना 12, 12 छक कितना 75, यही तो करना था। इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, और इन दोनों का गुना। अब इन सबको सरल कर लो। मुझे बताओ अगर 72 में 18 जोड़ दूं तो 90, और 90 में 36 जोड़ दूं तो 126, और 126 का 2 गुना करूं तो सर 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14।
क्या कह रहा, 8 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम 20 दिन में पूरा करता है। 7 आदमी प्रति घंटे 10 दिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब समझ गए, M1 D1 T1 बराबर क्या, M2 D2 और T2। तो आपने कहा आदमी 8 पहले, टाइम 9 घंटे, दिन 20 लिख दिया। बाद में आदमी 7, टाइम 10 घंटे और दिन निकालना है। चलिए निकाल लीजिए, बताइए क्या होगा। तो आपने कहा सर इससे ये कट गया, तो मेरे पास ये तो कितना बचा, 9 दूनी 18 और 18 अठे कितना 144 बराबर में कितना 7 गुना D2। तो D2 का मान क्या होगा, तो आपने कहा सर 144/7, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए 15। क्या कह रहा है, हिमानी ने 8,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। उसने इसे 20% लाभ पर बेचा। इससे उसे जो पैसा मिला उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी और उसको 10% के हानि पर बेच दिया। तो लाभ या हानि बताना है। मुझे एक बात बताओ एक एक करके, कि मैंने वॉशिंग मशीन खरीदा कितने में था सर, 8,000 में, और उसके मरम्मत पर कितना खर्च किया, 500। इसका मतलब यह है कि उस वॉशिंग मशीन का जो खरीद मूल्य है वह मेरे लिए कितना होगा, 8,000 में तो मैं खरीद कर लाया, फिर उसका रिपेयरिंग करवाया कितने में, 500 में, तो टोटल वह वॉशिंग मशीन मुझे कितने की मिली, तो 8500 की। तो आपने कह दिया कि सर क्रय मूल्य कितना, 8500। ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसने इसे फिर क्या किया, 20% का प्रॉफिट लेकर बेचा। तो ठीक है सर 20% का प्रॉफिट, तो 20% कितना होगा, तो मुझे एक बात आप बताओ, 10% 850 होगा और 850 का 2 गुना 1700, तो 1700 रुपये अधिक में बेच दिया। तो मुझे एक बात बताओ, 8500 में 1500 जोड़ते तो 10,200 और, तो मतलब 10,200 में उसने क्या किया, बेच दिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है अगले लाइन में, अगले लाइन में कह रहा है जो भी पैसा उसको मिला कितना बेचने पे, 10,200, उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदी, मतलब दूसरी वॉशिंग मशीन खरीदी। अब यही 10,200 उसके लिए क्या है, दूसरे वाले वॉशिंग मशीन के लिए क्रय मूल्य। अब कह रहा है उसने उसे 10% के लॉस पे बेच दिया। मुझे बताओ 10% का, मैं इसको यहीं पे कर देता हूं शिफ्ट, कि भैया अब दूसरे के लिए ये तो सीपी हो गया और इसको 10% के लॉस पर बेच दिया। तो मुझे बताओ अब कितने में बेचेगा, अब कितने में बेचेगा। तो आपने कहा सर 10% मतलब कितना, 1020। मुझे क्या करना है, 10,200 में से 1,020 रुपया क्या करना है, घटाना है। तो अगर मैं 10,200 में से 1,000 घटा देता तो सोचो 9,200 बचता, और 20 रुपये और कम कर दें तो 9180। हाँ या ना, मतलब उसने अब उसको कितने में बेचा, 9180 में। अगले लाइन में क्या कह रहा है, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा, मुझे बताओ कुल लाभ या हानि क्या होगा। वास्तव में वो पहले कितने में खरीद रखा था, 8500 में, खरीद 20% का प्रॉफिट लिया, इतने में बेचा, फिर जो खरीदा उससे वापस वॉशिंग मशीन खरीदा, फिर उसको लॉस लेकर इतने में बेचा, तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ। तो आप कहोगे, यही तो कहोगे सर 9180 माइनस 8500, और इनको अगर मैं घटा दूं तो 0 8 और ये 6 और ये कट गया, 680 रुपये का उसको क्या हो गया वास्तव में प्रॉफिट, किसको, हिमानी को। तो 680 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है ये बातें, ठीक है। और वैसे देखो ऐसे भी तो सोच सकते थे कि पहली बार 1700 का प्रॉफिट ले लिया, दूसरी बार 1020 का लॉस हो गया, तो मैंने कोई वस्तु बेचा तो 1700 रुपये मेरे मुनाफे के आ गए, फिर मैंने बेचा तो 1020 रुपये का लॉस हो गया, तो 1700 प्रॉफिट था उसमें से 1020 चला गया, तो 680 ही तो बचता। ऐसे भी तो सोच सकते थे कि 1700 का प्रॉफिट पहले हुआ, फिर इस पे मेरे के 1020 का लॉस हुआ, दोनों को घटाया तो 680, मतलब मेरे हाथ में 680 बचे। ऐसे भी कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 16, क्या कह रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। जब 4 अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, वही चीज कौन कौन है, W, X, Y और Z, इन तीनों का, तो मैंने कहा W प्लस X प्लस Y, या कितना होगा, तो 3 गुना, और इनका एवरेज कितना दिया है, 25.5। हाँ या ना, तो 25 दिया तो 75 और 5 दिया है 15, मतलब 76.5। फिर कह रहा आखिरी 3 का मतलब कौन सा,
x प्लस वाई प्लस जेड, इनका टोटल निकालो तो 3 गुना, एवरेज कितना है? तो सर 29.5। अब मुझे बताओ 29 का 3 गुना तो 87 होता है, और 5 का 3 गुना 15 मतलब 1.5, तो आपने कहा सर 88.5। मुझसे क्या पूछ रहा है? रेंज। मुझसे क्या पूछ रहा है? रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं सर? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो इसमें से इसको अगर मैं घटा दूं तो जेड माइनस डब्ल्यू बच जाएगा, बोलोगे हाँ। इसमें से इसको घटाओ, एक्स एक्स कटा, वाई से वाई कटा, जेड माइनस डब्ल्यू, और इसमें से इसको घटा दो तो कितना बचा? 12। तो आपने कहा सर जेड माइनस डब्ल्यू कितना, कहने का मतलब रेंज कितना? 12 है। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। रेंज कितना है सर? 12 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले को देखो, 36 आदमी एक काम 24 दिन में कर सकता है, 8 दिन बाद 4 मजदूर काम छोड़कर चले गए, मतलब यही तो हुआ होगा। 36 आदमी शुरू में है, 8 दिन तक काम किए, मतलब 24 में से 8 दिन का काम हो गया, कहने का मतलब 16 दिन का काम बचा। टोटल 24 दिन थे, इसमें से 8 दिन का काम हो गया तो 16 दिन का काम बचा। जब 16 दिन का काम बचा तो 4 मजदूर काम छोड़कर चले गए, मतलब 32 में से 4 घटा दोगे, सॉरी 36 में से 4 घटा दोगे तो कितने मजदूर बचेंगे? 32। अब यह 32 उस काम को कितने दिन में करेंगे ये कहना चाह रहा है। सरल कर लो इनको, मुझे बताओ सरल कैसे करोगे? सर 16 से 2 बार और 2 से यह कितनी बार? 18 बार। तो अब यह काम कितने दिन में हो जाएगा सर? 18 दिन में। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर? ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर? बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा दो संख्या का अनुपात पहले कितना है सर? 4:5। देखना अच्छे से। फिर कह रहा दोनों में से 5-5 घटा दो, पहले में से भी 5 घटाओ, दूसरे में से भी 5 घटाओ, तो अब रेशियो कितना हो गया? 3:4। मैंने कहा था यहां से भी 5 कम करना, यहां से भी 5 कम करना, तो चेंज जो दोनों में है वह क्या है? सेम है। जो अंतर है, जो बदलाव है वह दोनों में सेम है, दोनों में 5-5 ही कम करना है। मतलब इन दोनों का अंतर भी क्या होना चाहिए? सेम। किन दोनों का? पहले और बाद की संख्या का रेशियो का अंतर। तो बताओ 4 माइनस 3 कितना? 1। 5 माइनस 4 कितना? 1। मतलब इनका भी अंतर पहले से सेम है। नहीं होता तो बनाना पड़ता, चूंकि सेम है तो मैंने कहा ठीक है सर, अंतर यहां कितने का? 1 का। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर कितने का? 5 का। तो 1 का मान कितना? 5। तो अनुपात का मान 5, तो पहली संख्या कितनी? तो आपने कहा 5 चौका 20। दूसरी संख्या कितनी? तो आपने कहा 5 में 5 का गुना 25। हमसे क्या पूछा? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है? 25। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर? ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19 कह रहा एक धनराशि को एथेन और जेन के बीच 4:7 में बांटा गया। सुनना, 4:7 में बांटा गया। किसके किसके बीच में? तो इथेन है और क्या है? जेन है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? जेन ने इथेन को 1 रुपये दिया, तो अब अनुपात कितना होता है? 7 और 12 होता है। अब सुनना मेरी बात को, मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, तो इसका मतलब क्या है? मेरे हिस्से से 10 कम हुआ, तुम्हारे हिस्से में 10 बढ़ गया, हाँ या ना? मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए, मतलब मेरे पास जो पैसे थे उसमें से 500 कम हो गए, और तुम्हारे पास जो पैसे थे उसमें 500 बढ़ गए। तो यही तो कह रहा है, जेन ने एथेन को 1 रुपया दिया, मतलब जेन की बात करें, किसकी बात करें? जेन की। तो जेन के हिस्से से 1 कम हो गया और इथेन के हिस्से में 1 बढ़ गया। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब मैंने इसका एक तरीका पढ़ाया था, एक तरीका क्या पढ़ाया था कि हमेशा इनके गुना करके क्या ले लो? डिफरेंस। याद आ रहा होगा रेशियो के अंदर। ये पहले वाला क्वेश्चन भी डिफरेंस से कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा दोनों जगह 5-5 जोड़े या दोनों जगह 5-5 घटाए, तब तो इनके बीच का अंतर सेम कर लो। लेकिन एक बार जोड़े एक बार घटाए तो करना क्या होता है? ध्यान देना। मैंने कहा था रेशियो के बीच के तो गुना करके हमेशा अंतर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और हमेशा इनका क्या लो? अंतर। तो 12 चौका 48 और 7 सते 49। 49 में से 48 घटाया, कितना आया? 1। क्लियर है? 7 में 7 का गुना 49, 12 चौका 48, 49 में से 48 घटाया, अंतर 1। लेकिन मैंने एक बात कहा था कि इनको गुना करके सम करो, मतलब जोड़ लो। कहने का मतलब ये,
अगर ये दोनों जगह माइनस होता तब तो अंतर लेते, दोनों जगह प्लस होता तब भी अंतर लेते, लेकिन एक जगह प्लस का मान और एक जगह माइनस का मान, तो गुना करके हमेशा क्या करना होता है, जोड़ना होता है। ये तरीका आपको बताया था। तो मुझे बताओ 12 एकम 12 और 7 एकम 7, तो 12 प्लस 7 कहने का मतलब कितना सर, 19। अब यहां पे अंतर कितने का सर, यहां पे अंतर सर 1 का, यहां अंतर कितने का, 19 का, तो कितना गुना हो गया सर, 19 गुना। और अगर ये 19 गुना हो गया, कोइंसिडेंस भी देखो, क्वेश्चन नंबर भी 19 है, तो 19 गुना हो गया, तो रेशियो का मान कितना, 19। हमसे क्या पूछा, कुल धन कितना था, तो भैया कुल धन कितना है, 4 और 7 11। कुल धन कितना है, 4 और 7 11। रेशियो का मान कितना है, 19। 11 गुना 19 किया सर 209 रुपया। कुल धन कितने का है सर, 209 का। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। और ये भी चीज समझाया था, जब इस वाले तरीके से करो तो ये रेशियो का जो मान आता है वो हमेशा पहले वाले का आता है। ये चीज भी आपको सिखा रखा था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सर 8 भाग 8 गुना, मैं एक साथ ही सरल कर लूं क्या, चलो एक साथ ही सरल करते हैं ना, क्यों लिख के टाइम खराब करें। मुझे बताओ ये 8 और 8 कितना होगा, 16। तो मैंने कहा 8 भाग 8 गुना, यहां तो कितना 16, बटा यहां 8 से 8 एक बार में कट जाएगा, तो 8 गुना 8, सॉरी 8 गुना 1 8, 8 और 8 कितना 16। क्लियर है, इन सबको सरल कर लिया मैंने। कैसे किया, तो 8 और 8 को जोड़ा सर 16, नीचे में 8 से 8 एक बार में कट गया, तो 8 गुना 1 8 और प्लस 8, हाँ या ना, तो ये 8 8 16 से 16 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, 8 भाग 8 गुना कितना 1। मुझे बताओ 8 से ये 8 कितनी बार में, एक बार में, तो ओवरऑल आंसर कितना 1। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो ये पेपर नंबर 20 पटवार जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका सॉल्यूशन था। अच्छे क्वेश्चन आए थे, देख लीजिएगा एक बार। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।